अच्छा जी, कुछ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दुआ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला बरकत डाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन अमीका। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि अभी कि हमें फाइनली कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन में कोई डाटा जब स्टोर होता है तो कंप्यूटर में वो फाइल सिस्टम में स्टोर होता है। तो ये बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह आप वर्ड में कोई काम करते हैं तो इवेंचुअली वो जब स्टोर होता है वो भी फाइल सिस्टम में होता है। आप एक्सेल में, पावर पॉइंट में, नोट पैड में, इवन कि कोई जब हम मूवी देखते हैं वो वाली मूवी भी जो है वो स्टोर होती है फाइल्स के अंदर। तो कंप्यूटर में जब भी कोई चीज़ स्टोर होती है वो एक्चुअली फाइल्स में होती है। तो हम भी अपना जो डाटा है वो देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह फाइल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं हम अपने C++ प्रोग्राम से। तो ये हमारा है। में डाटा स्टोर करने के लिए आमतौर पर कंप्यूटर में किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान जब कंप्यूटर कम्युनिकेशन होती है, जिस तरह हमारा CPU है और हार्ड डिस्क है, तो इन दोनों के दरमियान जब भी कम्युनिकेशन होगी उस कम्युनिकेशन चैनल को, लेट्स से ये हार्ड डिस्क है क्योंकि फाइल्स हम फाइनली स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर या मेमोरी कार्ड्स के ऊपर या इसी तरह की चीज़ों के ऊपर जहाँ पे परमानेंट स्टोरेज है। तो CPU जो जब भी CPU ने हार्ड डिस्क को डाटा भेजना होगा या किसी भी डिवाइस को, तो वो उन दोनों के दरमियान जो जिस तरीके से डाटा भेजा जाता है, यानी जिस चैनल से डाटा जाता है उस चैनल को हम स्ट्रीम कहते हैं। ये इसका लॉजिकल नेम है। लॉजिकल मतलब कि फिजिकली हो सकता है ये नेटवर्क से जा रहा हो, ये कंप्यूटर की बस के ऊपर, कंप्यूटर के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक करंट के सूरत में जा रहा हो, उसके ऊपर हमें नहीं हम जा रहे, ना हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। बस ये है कि इस जो डाटा जा रहा होता है इसे हम स्ट्रीम कहते हैं। अगर डाटा हमने पढ़ना हो तो इस डाटे को पढ़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। और अगर स्ट्रीम के ऊपर राइट करना हो, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस स्ट्रीम के ऊपर कुछ लिखे जो हार्ड डिस्क के ऊपर जाए, तो उसे हम कहते हैं ये आउटपुट स्ट्रीम है। तो ये दो नाम यूज़ होते हैं और ये नाम चाहे हम C# पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, हम C++ पढ़ रहे हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो यही नाम हर जगह पे यूज़ होते हैं। तो इन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि हम डाटे को पढ़ रहे हैं और आउट स्ट्रीम का मतलब होता है हम डाटे को राइट कर रहे हैं। अब डाटा रीड और राइट का जो ये तल्लुक है, ये इस रेफरेंस से है कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम काम कर रहा है। तो ये दो टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है। एक तो स्ट्रीम है और स्ट्रीम की दो टाइप्स होती हैं, इन स्ट्रीम होती है और एक आउट स्ट्रीम होती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, जो सा प्रोग्राम एक्चुअली फाइल में कोई चीज़ राइट कर दे, लिख दे। मतलब हम चाहते हैं कि हम आप फाइल के अंदर कुछ भी राइट करवा दें। अच्छा, वो राइट करवाने के लिए सबसे पहले अभी हम चलें प्रोग्राम लिखते हैं आगे डिस्कस करने से पहले, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाए। अच्छा, इसमें हम जिस तरह स्टार्ट करते हैं आईओ स्ट्रीम से, और इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव की जो लोकेशन है वो मैं एक एक्स्ट्रा लैब का फोल्डर बना लेते हैं। इसमें हम इसका नाम रख लेते हैं write.cpp। तो ये फाइल को राइट करने के लिए एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं। इसमें क्योंकि हमने फाइल के साथ डील करना है, तो उस वक्त हम जब भी लिखेंगे तो वो हम इधर आईओ स्ट्रीम की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे एफ स्ट्रीम लिखेंगे। तो जब भी हमने रीड एंड राइट करना होगा उस वक्त हम यहाँ पे एफ स्ट्रीम लिखेंगे, जब भी हमने फाइल के अंदर चाहे इनपुट स्ट्रीम पढ़नी है या आउटपुट स्ट्रीम करनी है, यानी फाइल से रीड करना है या फाइल में राइट करना है, तो आपको ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसके साथ हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इसके ऊपर मैंने उस लेक्चर में भी बात की थी। नेम स्पेस असल में एक लॉजिकल डिवीजन है, मतलब कि जिस तरह फोल्डर है हमारे, इस तरह हम कोड को भी एक अलग से फोल्डर्स में
C++ ने अरेंज किया हुआ है, यानी कि जिस तरह ये ऐसे ही है कि हमने अपने कपड़े एक अलमारी में रखे हुए हैं, किताबें दूसरी अलमारी में रखी हुई हैं, तो जो अलमारी का हिस्सा है उसको हम नेम स्पेस कह सकते हैं। तो इसी तरह ये कोड का कुछ हिस्सा std में है, कुछ हिस्सा इस तरह iOS में है, इस तरह कुछ हिस्सा हो सकता है TOE कोई चीज़ हो उसके अंदर हो, तो इस तरह डिफरेंट नेम स्पेसेस बने हुए हैं। तो हम जितना भी तक पहले काम करते हैं वो सारा std के अंदर ही था, लेकिन अब जो फाइल से रिलेटेड कुछ काम है वो एक अलग नेम स्पेस है, उसका नाम iOS है, तो उसके अंदर ये मौजूद है। तो यहाँ पे हम अभी तो std करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें std की यूज़ करें, तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इधर std लिखते हैं। उसके बाद इंटीजर मेन लिखते हैं हम, और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ मैं फाइल के अंदर कोई चीज़ राइट करूँ। राइट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज टू क्रिएट ए वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो स्ट्रीम के अंदर हमें ऐसी स्ट्रीम दे दो जो फाइल के अंदर हमें रीड या राइट करने की पावर दे दे। तो उसके लिए टू क्रिएट ए वेरिएबल ऑफ फाइल टाइप, हम फाइल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पहले स्टेप। उसका सिंपल सा तरीका, इसलिए इसके लिए लिखते हैं एफ स्ट्रीम एफ, उसके बाद हमने फाइल को ओपन करना होता है, एफ डॉट ओपन। यहाँ पे हम बताते हैं दो चीज़ें, एक फाइल का नाम कि किस फाइल में हमने राइट करना है। लेट्स से इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ data.txt, मैं इसका नाम रख सकता हूँ data.scv, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। अभी मैं इसका नाम रख सकता हूँ data.txt, और इसके बाद इधर जो नेम है, सेकंड जो इसका एट्रीब्यूट है वो हम पास करते हैं कि ये फाइल मैं किस मॉड में ओपन करना चाहता हूँ। मॉड का मतलब ये कि फाइल को मैं क्या इनपुट स्ट्रीम में ओपन करना चाहता हूँ या मैं आउटपुट स्ट्रीम में ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए क्योंकि हम इसमें राइट के लिए बनाने चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हमें आउट के अंदर ओपन करना पड़ेगा। तो ये मॉड पहले के C++ वाले ने डिफाइन किए हुए हैं कि आपने ये देना। अब ये जो मॉड है एक्चुअली इसका जो नेम स्पेस है वो iOS है, ठीक है। तो इस iOS को और नेम स्पेस इधर मैंने std मेंशन किया हुआ है, इस वजह से क्योंकि इधर मैंने std मेंशन कर दिया है, इसलिए इधर मुझे और ये जो आउटपुट स्ट्रीम बतानी है मैंने, किससे ये std में नहीं मौजूद है, ये किस में मौजूद है iOS में। तो इसलिए मुझे इसको ना पूरा नाम देना पड़ेगा, इसे कहते हैं फुली क्वालिफाइड नेम, कि पूरा नाम कंप्लीट नेम देना पड़ेगा। और कंप्लीट नेम देने का तरीका ये है नेम स्पेस और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, इसे डबल कॉलन कहते हैं। वैसे आमतौर पर जो प्रोग्रामर होते हैं या हम जब हिस्टोरिकली इसे चुनमुन ऑपरेटर कहते होते थे, ठीक है। तो चुनमुन याद रख लें, स्कोप रेजोल्यूशन रख लें, जो मर्जी इसका जो नाम है वो आप रख लें, डबल कॉलन कह लें। तो ये दिस इज द नेम ऑफ द नेम स्पेस एंड इट इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये हमने किस मॉड के अंदर, यानी कि आउटपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम है या अपेंड स्ट्रीम है, इस शक्ल में हम इसको ओपन करते हैं। ये फाइल ओपन करेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, जब प्रोग्राम चले तो ये फाइल हो सकता है मौजूद हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है ये प्रोग्राम चले तो ये फाइल मौजूद ना हो। अगर मौजूद होगा तो ये फाइल को ओवरराइट कर देगा, यानी कि ये डाटे एग्जिस्टिंग डाटे को सारे को डिलीट कर देगा और नई फाइल बना देगा। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो ये फाइल को क्रिएट कर देगा। तो ये वाला इतना काम ये करेगा, क्रिएट और ओपन फाइल। उसके बाद हम फाइल के अंदर राइट करना। अब राइट करने के लिए बहुत सिंपल है, जो भी ये ऑब्जेक्ट है, चाहे इसका नाम फाइल रखा है, आप फाइल रखना चाहते हैं फाइल रख लें, एफ रखना चाहते हैं एफ रख लें, F1 रखना चाहते हैं तो F1 रख लें। तो लेट्स से इसका नाम फाइल है, तो इसको में हमने राइट करना है। तो हम इसके साथ जिस तरह हम सी ओट लिखते थे, तो सी ओट के अंदर हम लिखते थे हेलो। तो ये क्या होता था, इसका मतलब था कंसोल आउट, यानी कि कंसोल की स्ट्रीम के ऊपर हेलो लिख दो। तो अब इधर हमने लिखना है कि फाइल की स्ट्रीम के ऊपर कोई लिख दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से हेलो लिखवा लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो ये लिख देगा हेलो वर्ल्ड लिख देगा। तो इसके बाद एक काम नहीं भूलना, आज मैं सुबह कुछ बच्चों का कोड चेक कर रहा था, उन्होंने क्लोज नहीं किया हुआ। तो फाइल को क्लोज जरूर करना है। आप फाइल को ओपन जब भी करेंगे तो क्लोज करेंगे। ये वाली लाइन क्या करेगी, फाइल में राइट कर देगी इनटू दी फाइल, और ये वाली लाइन क्या करेगी, क्लोज दी फाइल। क्लोज समटाइम ये होता है कि आप राइट करते जाते हैं, तो कंप्यूटर हर राइट के ऑपरेशन के साथ जो है वो
फाइल को हार्ड डिस्क पे सेव नहीं करता, वो उसको अपनी मेमोरी में लिखता जाता है कि अच्छा इन्होंने ये राइट किया, ये राइट किया। जब आप फाइल क्लोज करें तो फिर वो राइट अप करता है, और सम टाइम वो उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है, सम टाइम वो कर भी देता है आफ्टर थोड़ी एक टाइम इंटरवल के बाद। लेकिन जब तक हम फाइल क्लोज नहीं करते तब तक इस बात की गारंटी नहीं है कि हार्ड डिस्क के ऊपर ये कंटेंट लिखे जाएंगे। तो आप जब भी फाइल ओपन करें, आप कुछ राइट कर लें, उसके बाद इसे क्लोज कर दें। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक नहीं 2 लाइनें राइट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ पहली लाइन भी राइट हो जाए और फिर उसके बाद सेकंड लाइन भी, तो आप वो लिखने के बाद क्लोज कर दें तो इट्स ओके। बहरहाल अभी हम एक लाइन राइट करते हैं, इसे चला के देखते हैं, देखते हैं कि अब ये रिजल्ट वो दे रहा है जो हमें चाहिए। तो अब एग्जीक्यूट करने से पहले एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये कि आपके पास ना मेरे कंप्यूटर में जो सेट है, अभी तक आप पहले हम ये काम ऐसे करते आए थे कि हम यहाँ से जाते थे MGW के फोल्डर में, यानी कि मेरे पास अभी जो MGW का फोल्डर है वो C में है, तो मैं ऐसे कंपाइल करता था। बिन के फोल्डर में जाके हमने आपको यही बताया था, हमने कहा था कि आप ऐसे कंपाइल करें। अब आपकी फाइल जिधर है, आप जिधर C++ लिखें, C:\/ उस फाइल का पाथ ऑफ फाइल जो CPP की फाइल है उसका पाथ दें, और फिर आप उधर कंपाइल करें और फिर एग्जीक्यूट करें। तो वो बात तब तक ठीक थी, लेकिन इसमें मसला ये है कि फाइल या जो डाटा फाइल राइट होगी, अगर मैं ये प्रोग्राम अपने वाला जो प्रोग्राम मैंने अभी लिखा है write.cp, मैं इधर से कंपाइल करूंगा ना, तो फाइल कहाँ पे बनेगी, इस फोल्डर में बन जाएगी। क्योंकि वो कंप्यूटर क्या करता है, हम जिस फोल्डर में बैठ के कंपाइल कर रहे होते हैं उस जगह के ऊपर वो फाइल क्रिएट करता है। यानी कि आप अगर इस फोल्डर में हैं तो आप इधर से बैठ के एग्जीक्यूट करेंगे अपनी फाइल को, तो वो फाइल इधर क्रिएट करेगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी फाइल उधर पड़ी होगी। हमारा CPP का प्रोग्राम जब लिखता है data.txt, तो इसका ख्याल है कि ये उसी फोल्डर में मौजूद है जिस फोल्डर में ये खुद है, लेकिन फाइल बनेगी कहाँ पे, इस जगह पे, और अक्सर भी हमें फाइल मिलती नहीं है। वो बड़ा इशू बन जाता है। उसके से बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी फोल्डर में बैठ के कंपाइल कर सकें, यानी कि हम अपने प्रोग्राम को किसी भी फोल्डर में बैठकर कंपाइल कर सकते हैं। ये चीज़ हमने फर्स्ट लैब में ना मैनुअल में लिखी हुई है, लेकिन आपको हमने बताया नहीं एक्सप्लिसिटली। मे भी कुछ बच्चों ने किया हो, कुछ ने ना किया हो, लेकिन अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने आपको ये बताया था। अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप सब ने अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट पे आना है, यहाँ पे लिखना है ENV, ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, और ये इन्वायरमेंट है। आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लें, इसका एक ही जगह पे आपको वो लेकर जाएगा। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एडवांस है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक यूजर वेरिएबल्स फॉर अवैस है, इधर सिस्टम वेरिएबल्स हैं। आप सिस्टम वेरिएबल्स में आ जाएं, पाथ में आइए, ये पाथ का वेरिएबल है, इसको यहाँ से एडिट कीजिए, और एट द एंड आखिर पे एंड प्रेस करके आए, यहाँ पे सेमीकोलन लिखें। सेमीकोलन लिखने के बाद जिस जगह पे आपका फोल्डर पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी आपका जो बिन का फोल्डर है जो आप कंपाइल करें, जिस तरह मेरे केस में ये E पे MGW64/bin है, तो मैं इधर जो पाथ है वो एंटर करूंगा E:\MGW64। तो ये पाथ /bin, ये वाला पाथ हम जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और एट दी एंड आप सेमीकोलन लिखते हैं उसके बाद। तो ये जो अब अगर आपका ये C ड्राइव पे पड़ा है तो आप C लिखेंगे, आपका D पे है तो आप D लिखेंगे, जिस भी ड्राइव पे आप उसका नाम, उसका पूरे फोल्डर का नाम बिन तक आप देंगे। मेरा ऑलरेडी सेट है इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा। और उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे, फिर आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, और फिर आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि अब आपने पाथ यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा, तो सम टाइम ये होता है कि वो सिस्टम यहाँ से पिक कर लेता है। और यहाँ पे अगर हमने वो एक कंपाइलर है जो अक्सर आप बच्चों का इंस्टॉल कर लेते हैं, मैंने आपको मना भी किया था कि आप ना करें, पर अगर आपने किया भी है तो आप यहाँ पे भी एक पाथ का वेरिएबल है उसमें भी एडिट करें, और एट दी एंड जाकर सेमीकोलन जाकर सेम पाथ कॉपी करते हैं दोनों जगह पे। यानी कि अब हम यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। अगर किसी ने वो वाला एडिटर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप फिर इसी जगह काफ़ी, अगर किसी ने किया हुआ तो फिर दोनों जगह पे आप उसको इंस्टॉल कर दें। अच्छा, उसके बाद आप ओके पर करें, ओके करें, और एक दफ़ा इसको
क्लोज कर दें इसको, क्योंकि ये इसके अंदर अभी भी C++ अगर आपने पहले पाथ नहीं सेट किया आप एंटर करेंगे ये नहीं चलेगा, तो आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा और दोबारा इसको ओपन करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हम भूल जाते हैं और समझते हैं कि पाथ सेट नहीं हुआ, लेकिन पाथ सेट होता है और वो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी सेटिंग जो है कि इनेबल तब होती है वो दोबारा कमांड ओपन हो। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हम ये वाली फाइल कंपाइल करते हैं। पास सेट हो गया, पास सेट करने के बाद एक आप चेक कर लें कि वाकई पास सेट हो गया कि नहीं, और C++ आप लिखें तो ये आपको ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता, वो कहता है कमांड C++ की जगह कहता है कमांड नॉट फाउंड, तो फिर इसका मतलब है कि आपको पाथ ठीक सेट नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ और मेक श्योर कर लें, क्योंकि मे भी आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लिखें वेयर C++। तो ये आपको बताएगा कि C++ कहाँ पे इंस्टॉल्ड है या किस किस पाथ पे है। तो अभी एक पाथ ये है, इस तरह मेरे कंप्यूटर में आप देखें 2 C++ हैं। अच्छा, आपने जो C++ है वो ये वाली जो भी MG W64 वाली होनी चाहिए। जो पहली C++ है आपकी वो वाली होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपका ख्याल है ये आपने खुद इंस्टॉल की है। हाँ, ये भी पॉसिबल होगा जब आप वेयर करेंगे C++, हो सकता है आपको वो C++ प्रोग्राम फाइल्स वो जो एडिटर का नाम है वो, और उसके बाद ID इस तरह का कोई बात है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ठीक वाला नहीं है। अगर ये आ रहा है इधर लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये हमें जाके ना पाथ के वेरिएबल में दोबारा जाना पड़ेगा, ये वाली लाइन ढूंढनी पड़ेगी और उसको वहां से डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर ये केस हो, वैसे आप बिल्कुल ऐसी कोशिश ना करें। अगर आप वेयर C++ में पहली लाइन पे आपको वो वाला पाथ आता है जो आप देना चाहते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर आपको कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो पाथ सेटिंग से रिलेटेड बात होगी। अब हम इस फाइल को कंपाइल करते हैं। अब फाइल में यहाँ बैठ के कंपाइल नहीं करना चाहता, मैं कहाँ पे कंपाइल करना चाहता हूँ, जिस जगह पे मैंने write.cpp का कोड लिखा हुआ है, तो मैं उस पर जाता हूँ। उसका एक आसान तरीका है कि मैं इसको रिवील इन एक्सप्लोरर कर लूँ। तो ये आप बार बार मेक श्योर कर लिया करें, क्योंकि अक्सर बच्चों की जो डिफरेंट जगह अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, हैंड रेज कर लें, या अगर कोई हो दरमियान में तो मैं अभी ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको मौका देता हूँ क्वेश्चन पूछने का। बस अदील मुझे इसको कंपाइल कर लेने दें, मैं आपके लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस करता हूँ। अच्छा जी, जस्ट क्विकली से कंपाइल कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप रिवील इन एक्सप्लोरर कर लें, तो आपको ये नज़र आ जाएगा ये यहाँ पे। और इधर से आप इधर क्लिक करें, ये फाइल का पाथ पूरा कॉपी हो गया। फाइल का पाथ आप CD लिख कर यहाँ पे राइट क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप इसमें CD करके चले जाएं, आपको उधर आगे इसमें हमने अब फाइल बनाई हुई है write.cpp, ये फाइल है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, write.cpp-o write.cpp.exe इसका नाम रख लेते हैं। कंपाइल करता हूँ, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये इधर exe बना देगी, इसने बना दी exe। और उसके बाद exe बनाने के बाद अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब हम exe को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस वक्त होना ये चाहिए कि यहाँ पे एक फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जानी चाहिए डाटा की नाम से, और उसके अंदर हेलो जो भी हमें लिखा है वो लिखा हुआ आ जाए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं एंटीवायरस भी बंद कर दूँ क्योंकि बार बार ये तंग करता रहेगा। तो अब आप देखें जब फाइल एग्जीक्यूट हो गई है, इसने यहाँ पे data.txt ऑटोमेटिकली आ गई है। यहाँ data.txt किसने लिखा है, हमारे प्रोग्राम ने लिखा है। अब आप इसको ओपन करके देखें तो इसमें हेलो वर्ल्ड हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब जो कुछ हमने उधर से लिखा है अपने प्रोग्राम से, वो अब हमें फाइल के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली बस ये इतना ही काम है, इसके बाद सारा काम आगे लॉजिक का है। फाइल हैंडलिंग बस इतनी सी है, इसके बाद ज्यादा काम लॉजिक का है, वो भी हम ग्रेजुअली देखते हैं। अभी मैं अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करता हूँ। आप बताइए, बारी बारी हैंड रेज करें, मैं आपसे पूछता जाता हूँ जिनका क्वेश्चंस हैं। जी बच्चों, हैंड रेज कीजिए, मैं फिर उन बच्चे का अच्छा, सबसे पहले अदील आप पूछिए 48।
सर इसमें आपने बताया कि मतलब हमने फाइल हैंडलिंग करनी है, फाइल वगैरह, मतलब जो डाटा हमसे सेव नहीं होता वो हम फाइल में करते हैं, लेकिन बेसिकली हम उसमें भी तो सेव करते ही थे, सीपीपी फाइल बना के, वो भी तो हमारे पास सेव ही रहता था। अच्छा शाबाश। देखो उसमें और इसमें जो फ़र्क है, उसमें सीपीपी में जो हम फाइल सेव करते थे ना, वो हमारा कोड होता था, ठीक है, लेकिन उसमें डाटा नहीं होता था। लाइक आपने कमांड लाइन से आप कोई चीज़ पूछी, आप कहते हैं एंटर योर नेम, वो नाम एंटर करे, और हम चाहते हैं वो जो नाम एंटर करे, जितने भी नाम एंटर हो वो सारे सेव हो जाएं, वो नहीं होते थे। जिस तरह आपने अभी एप्लीकेशंस बनाई थी, तो उस सब के अंदर जब हमारा प्रोग्राम चलता था तो हम कोई नया रिकॉर्ड एंटर करते थे, और जब हम नया रिकॉर्ड करके टेस्ट करते थे सब कुछ ठीक चलता था, लेकिन जब हम उसको एग्जिट कर देते थे तो वो वाला रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो जाते थे, वो दोबारा से जब प्रोग्राम चलाते थे तो वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं होते थे। तो जब तक हम फाइल्स के अंदर डाटे को राइट नहीं करेंगे, वो डाटा कहाँ पे सेव होता है, वेरिएबल्स के अंदर जो भी डाटा सेव होता है वो रैम के जी अंदर होता है। सर। तो वो एक्चुअली उस डाटे की बात है। ये वाला भी ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वाला भी फाइल ही है, लेकिन ये कोड है, ये हमने जो कोड लिखा, क्योंकि इसको हम एडिटर में बनाते हैं, तो पीछे सेव करने वाला सारा काम एडिटर खुद कर देता है। ये वाला जब हम फाइल सेव करते हैं तो उसके पीछे भी किसी ने, हमारी तरह के किसी प्रोग्रामर ने कोड लिखा हुआ है, जब फाइल के ऊपर आए कोई सेव का बटन क्लिक करे तो पीछे इसी तरह का कोई कोड चलता होगा जो ये वाली सारी चीजें सेव कर देता होगा। अब से लेकिन वो वाला जो सेव है जो अभी हम कर रहे हैं, ये हम अभी वो वाला डाटा सेव करना चाह रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम लिखेगा। अब हेलो वर्ल्ड, अभी तो ये इधर ही हेलो वर्ल्ड है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कि हम यूजर से पूछेंगे, वो वाला नाम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए शाबाश। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? हसनाद आपका हैंड रेज था, मेरा है ना? सर जी जी। एनवायरमेंटल वेरिएबल का पाथ चेंज करते करते जो उनसे पहले पाथ जो लिखा हुआ था वो मैं डिलीट कर दिया था, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है, कोई इश्यू था? नहीं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं वैसे चल रहा है, वैसे कोई इश्यू तो नहीं होगा? पिछला पाथ नहीं मैंने पूरा डिलीट कर दिया था। हाँ, कोई इशू नहीं था, होगा वो बिल्कुल ठीक चलेगा। वो बस उसमें ये मसला होगा कि अगर आपका वो कोई पाथ पहला आपने खुद नहीं दिया, ऑटोमेटिकली आया हुआ था, तो जिस प्रोग्राम ने उसको पाथ को सेट किया होगा वो प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। अब वो प्रोग्राम अभी फिलहाल आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसकी ज़रूरत हो, तो इट्स ओके। अगर कोई ऐसा मसला होगा फिर तब देख लेंगे, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? असनाद आप हैंड सर ये अनरेज कर लें। जी जी। सर ये जो आपने बताया कि मतलब अगर हमारे पास फाइल नहीं इस तरह की होगी तो फाइल ऑटोमेटिकली बना के डाल देगा फाइल। हाँ शाबाश, जब अगर फाइल नहीं क्रिएट होगी ना तो ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट कर देगा। जिस तरह अभी आपने देखा ना यहाँ पे, जब मैंने इसे चलाया तो उस वक्त data.txt नहीं था, तो जब हमने प्रोग्राम चलाया तो इसने ऑटोमेटिकली बना दी। आप देखें, मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ फाइल को ना, डाटा को। अब मैं जब ये वाला राइट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो इधर देखिएगा साइट के ऊपर ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट कर देगा। ये देखें, तो ये data.txt इसने खुद क्रिएट की, क्रिएट करने के बाद उसके अंदर डाटा पुट करती है, ठीक है। अच्छा जी, और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? रोल नंबर 45 आपका हैंड रेज है, अगर आप पूछना चाहते हैं पूछिए। सर मेरा ये सवाल था कि अब ये जो हमारी जो data.txt है ये हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है अभी इस टाइम। जी जी। ठीक है, और सर अगर हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं हाँ हाँ, तो उसको सर करते हैं, ये अच्छा स्टेप ठीक है, ठीक है, सेकंड स्टेप वो करेंगे, वो अभी करते ठीक हैं है सर। बस। बस अभी ये ना बेसिक हमने अभी एक जस्ट हेलो वर्ल्ड अपने से एक स्ट्रिंग लिखी है, वो राइट करवा दी है। अदील का जो शुरू का क्वेश्चन था वो बड़ा वैलिड था कि वो हेलो वर्ल्ड तो इधर भी लिखा हुआ था, तो फिर जी ये हमने कौन सी इसमें रॉकेट चला दिया। अभी एक्चुअली हम जस्ट ये कर रहे हैं कि अभी हम खुद से मैनुअली कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसके अंदर वो करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर सही है तक। सर, यहाँ तक समझ आ गया। गुड, शाबाश। और कोई क्वेश्चन, कोई बेसिक हो, कोई भी हो, प्लीज सर आप। सर जब हमने आईओ स्ट्रीम शुरू में इंक्लूड कर दी है तो हमें 9th लाइन में दोबारा उसको रेफर करने की क्या जरूरत थी? अच्छा शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। असल में सुहेल बच्चे, ये जो आईओ स्ट्रीम है ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे जो iOS है ये लाइब्रेरी नहीं है, ये आप समझें नाम दोनों का एक ही जैसा है, मिलता जुलता ही है, लेकिन ये नेम स्पेस है, ठीक है। तो ये नेम स्पेस इंक्लूड किया क्योंकि जो ओट की डेफिनेशन है वो इस नेम स्पेस में, और ये नेम स्पेस एक्चुअली आईओ स्ट्रीम में भी नहीं है, ये एफ स्ट्रीम के अंदर डिफाइन की हुई है। उन्होंने
इसकी मुनासबत से, क्योंकि एक जैसा ही नाम है तो उन्होंने iOS रख दिया, तो ये कोइंसिडेंस है, ये और ये बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। तो वो ये आप समझिए ये सिर्फ नेम स्पेस है, इस तरह जिस तरह ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं हमारा जो कोड है, कोर्स जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पढ़ाएगा उसका हमेशा नाम CS से शुरू होगा, CS 161, CS 450, इसी तरह इलेक्ट्रिकल जो कोर्स पढ़ाएगा उसका E से शुरू होगा, EE 220। तो इस तरह जो है वो हम इसको कोर्स कोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद प्रीफिक्स। तो ये नेम स्पेस है हमारे डिपार्टमेंट की। तो ये जो ओट है जिसमें है ये उसकी नेम स्पेस है, ठीक है। तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये काम कर सकते हैं वो ये कि अगर आप इधर नहीं लिखना चाहते तो इधर STD की जगह ना इधर iOS कर दें और इधर से खत्म कर दें, तो फिर भी इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम COD लिखेंगे तो वहाँ पे एरर आना शुरू होगा, वो कहेगा वो मुझे पता नहीं, फिर हमें COD को ऐसे लिखना पड़ेगा, STD:COD। तो इस तरह इससे हमें अवॉइड करने के लिए फिर हम इधर STD रहने देते हैं और इधर जो है वो iOS लिख देते हैं। सर हम 2 दफा नेम स्पेस नहीं डिफाइन कर सकते शुरू में? अच्छा, ये अक्सर ये क्वेश्चन होता है, 2 दफा किसी भी लैंग्वेज में ना 2 दफा नेम स्पेस को सपोर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। उसकी रीजन क्या है वो हम जो है ना वो देखेंगे जब हम वो पढ़ेंगे क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और मे भी अगर हम कर भी सकते हो तो हमें क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब ओप का कोर्स पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। अदील आपका हैंड रेज है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करूँ। फाइल हैंडलिंग से हम मतलब टेक्स्ट और CPP बस ये 2 तरह की मतलब फाइल क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, देखो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हम किसी भी तरह की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम मर्जी है हमारी TXT कर लें, इसका नाम CSV रख लें, इसका नाम डॉक रख लें। मसलन लेट्स से मैं इसका नाम डॉक रख देता हूँ, हाँ वर्ड, लेट्स से मैं इसका नाम वर्ड की फाइल बनाना चाहता हूँ, मैं इसका नाम ना docx रख देता हूँ, ठीक है। वर्ड की फाइल की आई थिंक एक एक्सटेंशन होती है, तो देखें क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक इसने सवाल पूछा है दिल ने, ये ज़रा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ये अक्सर ग्रेजुएट बंदों को भी क्लियर नहीं होता। अब देखें फाइल बन गई data.docs, ठीक है, ये वर्ड की बन गई ना फाइल। आप फाइल को ओपन करें, देखें क्या होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइल data.docx कैन नॉट बी ओपन बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम विद द कंटेंट्स। अच्छा, हुआ क्या, हुआ ये कि फाइल की जो एक्सटेंशंस होती है ना, ये जस्ट एक्सटेंशंस होती हैं। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को बस ये पता चलता है कि मैंने इस प्रोग्राम को किसके साथ ओपन करना है। जिस तरह मैं docx जब भी एक्सटेंशन होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा ये हमेशा मैंने ओपन करनी वर्ड के साथ, ठीक है। इसी तरह जब एक्सेल होगी तो इसको पता चल जाएगा मैंने एक्सेल के साथ ओपन करना है। जब AVI होगी तो इसको पता चल जाएगा मैंने इसके साथ ओपन करनी है VLC प्लेयर के साथ। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जब docx हो तो किसके साथ ओपन करें, ये भी हमारे इख्तियार में होता है। ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके सेटिंग कर सकते हैं कि आप ये वाली फाइल की एक्सटेंशन वाली तमाम फाइल इसके साथ ओपन करें। अच्छा, अब फाइल तो हमने एक्सटेंशन बना दी, वो तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम जो मर्जी ना, लेकिन इसके अंदर जो डाटा है वो हमने इस तरह का नहीं रखा कि वर्ड उससे पढ़ सकता हो। देखें, जब वर्ड डाटा सेव करता है तो उसका अपना फॉर्मेट होता है, जब एक्सेल सेव करती है उसका अपना फॉर्मेट होता है, मूवीज की फाइल का अपना फॉर्मेट होता है, इमेजेस की फाइल का अपना फॉर्मेट होता है। तो हमने एक्सटेंशन चेंज कर दी जिससे उसकी शक्ल तो बन गई वर्ड की, लेकिन उसके अंदर वर्ड है नहीं, ठीक है। तो अब उसके अंदर वर्ड नहीं है, तो जब हम वर्ड के साथ ओपन करते हैं वो बेचारा कहता है मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए एक्सटेंशन से जो है वो फर्क नहीं पड़ता, आप इसकी एक्सटेंशन जो मर्जी रख लें, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ टेक्स्ट को रीड और राइट करवा रहे हैं और हमें वो जो रीड करेंगे वो भी हम खुद ही करेंगे। तो अभी फ्यूचर में हम लिखेंगे एक प्रोग्राम जब हम हमारा डाटा हम एक्सेल से रीड कर सकेंगे या एक्सेल में स्टोर करवा सकेंगे, उसके लिए फिर हमें फॉर्मेट पढ़ने पड़ेंगे कि वर्ड और एक्सेल किस फॉर्मेट में काम करते हैं। फिर हमें डाटा भी उसी तरीके से रखवाना पड़ेगा जिस तरह वर्ड कहता है कि मैंने डाटा रखना है। तो ये इस तरह इसको समझें। अभी आप यही समझें जो आपका क्वेश्चन था, अगर उसका मैं बड़ा शॉर्ट सा आंसर दूं कि अभी हम
टेक्स्ट फाइल्स ही राइट करवा सकते हैं, और हम ही txt फाइल ही करेंगे क्योंकि उसी को हम ओपन कर सकेंगे। बाकी जो भी फाइल करेंगे क्योंकि हमें उनका फॉर्मेट नहीं पता, हम उनको ओपन नहीं करवा सकेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम ना नेक्स्ट जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट काम ये करते हैं कि जिस तरह फरूख ने क्वेश्चन पूछा था कि हम ये करते हैं कि अब हम इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि हम यूज़र से पूछेंगे, यूज़र नेम पूछेंगे, और जो यूज़र एंटर करेगा उसको हम फाइल के अंदर राइट करवा देंगे। अच्छा, उसको करने से पहले ना एक चीज़ मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ज़रा सिंपली हो जाएगी। लेट्स से मैं दोबारा फाइल में आता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ सेकेंड लाइन और सेमीकोलन, और मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो आप ज़रा देखिएगा फाइल की आउटपुट क्या था। दोबारा रिकम्पाइल करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूट करें। तो ये डॉक एक्स बन गई है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ये ऐसे में डॉक के साथ खुलेगी। मुझे उधर .txt लिख लेना चाहिए था फाइल का नाम, ताकि वो बाय डिफॉल्ट उसमें खुले। लेकिन अगर आप डॉक फाइल को वर्ड के साथ खोलना चाहते हैं तो वो भी खुल जाती है, यानी कि सॉरी, डॉक वर्ड की फाइल को आप नोटपैड के साथ खोलना चाहते हैं वो खुल जाएगी। आप राइट क्लिक करें, ओपन विद करें, यहाँ से चूज प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से कहें कि ये हमेशा टेक्स्ट फाइल से होगी तो ये हमेशा टेक्स्ट फाइल से होगी। लेकिन अभी हम ये सेटिंग चेंज ना करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ। मैंने उसका नाम txt रख दिया है और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब ये फाइल जो है वो txt की फाइल बन जाएगी। मैं इस पे करता हूँ। अब आप एक दफ़ा दोबारा कोड देख लें। ये मैंने क्या किया, पहले लाइन राइट की है और उसके बाद ये दूसरी लाइन राइट की है। अब होगा क्या, यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक ही जगह पे आ गई हैं। मतलब जहाँ पे हेलो वर्ल्ड खत्म हुआ था वहीं सेकंड लाइन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सी आउट करते थे और हेलो लिखते थे और फिर दूसरी लाइन में सी आउट करें और वर्ल्ड लिखें तो दोनों इकट्ठे लिखे हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन आए, तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, यानी कि मुझे कोड के अंदर उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि नेक्स्ट लाइन आए। सिर्फ इतना बताने से, ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखने से वहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं आने वाली। तो मुझे यहाँ पे, वहाँ पे मैं क्या करता था, सी आउट में एंड एल यूज करते थे हम, लेकिन यहाँ पे एंड एल नहीं यूज होगा, यहाँ पे /n यूज होगा। /n मींस कि जब भी इसको कंप्यूटर को ये वाला सिंबल मिलेगा तो वो एक नेक्स्ट लाइन फाइल के अंदर इंसर्ट कर देता। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट बात है कि नेक्स्ट लाइन के लिए /n लिखना पड़ेगा, और इस चीज को कहते हैं स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस, ठीक है। ये एंड एल की रिप्लेसमेंट है, एंड एल की जगह पे ये यूज होती है, और इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो है वो लाइन में आ जाए। तो अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। अच्छा जी, ये अच्छा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, शायद मुझे हल्की सी आवाज ही आई है कि एंड एल से क्यों नहीं होता। देखिए ये ना सारे डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट हैं। एंड एल का जो स्कोप है वो कंसोल तक का है, यानी कि वो सिर्फ कंसोल के लिए है, और इसके लिए जो है वो /n है। ये स्ट्रिंग के अंदर या वैसे आपने स्पेशल एंटर करने हो तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं ये स्केप सीक्वेंस, यानी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। /n यूज़ करते हैं, /t भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इधर अगर मैं /n की जगह /t करके लिखूं इस जगह पे, तो फिर ये 8 स्पेसिस के साथ सेकंड लाइन उसी लाइन में लिखा हुआ आएगा 8 स्पेसिस के साथ। तो अभी इसके लिए जो है वो /n है। तो /n की वजह से जो है वो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा ये वाला कोड लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब जी जी एक्सक्यूज मी सर हम तो जो उसमें था पहले में सर, सी आउट जब कंसोल में करते थे वो तो हम बाहर लिखते थे एंडल, लेकिन इसके अंदर /n इसमें। हाँ, इसमें ये है कि जब हम कॉमर्स के अंदर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जब हम स्पेशल करैक्टर लिखते हैं तो वो कॉमर्स के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो एंड एल भी बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा ही करता है बैक एंड पे कि वो स्ट्रिंग को खुद बना देता है। लेकिन यहाँ पे हमें जब भी हम किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेशल सिंबल, यानी कि अभी जो सिंबल हम ऐड करना चाहते हैं वो एंटर का है, हम चाहते हैं
ऐसे ही हो जैसे हम यहाँ पे लिखते हुए खुद एंटर नहीं प्रेस करते इस तरह, तो नेक्स्ट लाइन में Yes, आने के sir. लिए, तो Yes, ये sir. चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ये एंटर कंप्यूटर जब लिखते हुए एंटर प्रेस कर दे, तो उसके लिए जो तरीकाकार है वो हमें यही यूज करना पड़ेगा। तो उसका यही तरीकाकार है, उसका कोई दूसरा नहीं है। मतलब यहाँ पे की करेंगे तो टैब आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल एस्केप सीक्वेंस है, वो हम ग्रेजुअली देखेंगे वो कौन से हैं, लेकिन अभी इसका यही तरीकाकार है। ठीक है, Okay, sir. Thank you. सर जी जी। सर वो डिबगर में काफी सारे इशू आ रहे थे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही। चल तू नहीं बात शुरू कर रही, अभी फाइल वाला सिस्टम कर लें असनाद, उसके बाद डीबगर के ऊपर भी इस तरह का ना मैं आपको ऑनलाइन ही कॉन्फ़िगर करके दिखा दूंगा। लेकिन सर। अभी इसको ना इसी स्कोप को इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 बजे तक मुझे उसके बाद एक ठीक काम है है। सर। तो अभी इसको क्विकली मैं आपको 1-2 चीज़ें करवाना चाहता हूँ। अच्छा जी, सर यहाँ तक। हाँ जी बच्चे पूछें। सर फाइल लोड भी बता दें, लोड डाटा। हाँ बच्चे इसको करते हैं अभी, क्योंकि हम स्लो कर रहे हैं ना, तो पहले एक दफ़ा इस राइट को अभी डिस्कस कर लेते हैं, लोड को मे बी कल के ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अगर सर टाइम मिलता है तो अभी कर लेंगे। सर लेकिन हम हमारी जो सबमिशन है उसकी, जो आज टास्क थी उसकी सबमिशंस हैं। सर वो डेट एक दिन आगे करवा दूंगा काइंडली। जो आज वाले 4 टास्क हैं, जी नहीं सर आज वाले 2 है थे, 2 रह गए थे, कल कौन 2 कौन से करवाए आज थे। वाले? सर यूएमएस वाला है और साथ में उर्दू कोडिंग है। अच्छा चलें, वो मैं ना संडे, आप संडे इवनिंग नाइट तक जमा करवाते हैं, ठीक है, वो उसको वो कर देते हैं, वो नेक्स्ट मैं को कहता हूँ कर दें। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, ये आपको समझ आ जाए। टास्क तो आपने खुद ही करने हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आएँ। तो अभी इसको हम करते हैं क्विकली। अच्छा, अब अगला काम ये हम करते हैं कि हम यूज़र से पूछते हैं, इनपुट लेते हैं और उसको राइट करवाते हैं फाइल के अंदर। तो अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसी कोड को चेंज कर देते हैं। हम लिखते हैं सी आउट एंटर योर नेम, और उसके बाद हम लिखते हैं सी इन। जो भी यूज़र से नेम इनपुट करना है तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी, उसको यूज़र नेम रख लेते हैं उसका नाम, और उस वेरिएबल को स्ट्रिंग में की शक्ल में डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ से यूज़र का नाम आएगा। अब यही नाम हम राइट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये करना पड़ेगा कि ये इसको डबल कोट्स की जगह फाइल में यूज़र नेम लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब क्या होगा कि हमारा जो यूज़र नेम है वो राइट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद चाहे आप ये लाइन ख़त्म कर दें। ओके, यूज़र नेम आप चाहते हैं अगला जो यूज़र नेम है वो एक एन के बाद आए, तो आप उसके बाद यानी कि नेक्स्ट लाइन में आए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं /n। तो हमारा जो आप पूछ रहे थे वो यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं अगली लाइन में, लेकिन वो स्ट्रिंग ही की शक्ल में जो है हमें देना होगा। तो यहाँ पे हम उसको फाइल /n करेंगे तो ये अब नेक्स्ट लाइन पे यूज़र नेम चला जाएगा। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको इस जगह पे भी ऐसे। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। ये अब क्या होगा, हम यूज़र से पूछ रहे हैं, वही नाम फाइल के अंदर राइट करवा रहे हैं, और फाइल का जो नाम है वो data.txt है, वो उसके अंदर जो है वो स्टोर हो रहा है। अच्छा, अब इस कोड को हम चला के देखते हैं, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखें पहले फाइल के अंदर जो है वो hello world और सेकंड लाइन लिखा हुआ है, और इधर मैं व्हाट्सएप बंद कर दूँ, तंग करता जा रहा। अच्छा जी, ये फाइल है और इसके अंदर इस वक्त हमारे पास जो डाटा है वो हेलो वर्ल्ड और सेकंड लाइन है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, ये कह रहा है नेम एंटर करें, हम इधर करते हैं अदील। अच्छा, इसमें हमने अदील एंटर किया, प्रोग्राम ने इनपुट किया और वही नाम फाइल में राइट करवा दिया। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे अदील लिखा हुआ आ गया, लेकिन पहले वाला रिकॉर्ड चला गया। मतलब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
और अब वो नाम एंटर करता हूँ हमाद। तो अब आप देखें, इसे ओपन कीजिए तो इधर हमाद लिखा हुआ है, दिल डिलीट हो गया। यानी कि अब रिकॉर्ड राइट तो हो रहा है, जो हम इनपुट कर रहे हैं वो राइट हो रहा है, और राइट होने के बाद वो जो है प्रोग्राम उसको डिलीट कर रहा है जो पुराना। ये है जो हमने इसका मॉड रखा हुआ है, ओट मॉड रखा हुआ है। ओट मॉड क्या करता है, क्रिएट कर देता है, या अगर ऑलरेडी फाइल नहीं होती तो क्रिएट करता है, अगर उसको फाइल मिल जाती है तो उसको ओवरराइट कर देता है, यानी कि उसको डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे हमें अगर इसको इस तरह करना है कि वो वाली एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ऐड कर दें, तो यहाँ पे ओट की जगह अपेंड लिखना पड़ेगा, APP। तो जब हम अपेंड करेंगे तो अपेंड का मतलब यही होता है कि पहली वाली चीज में नेक्स्ट रिकॉर्ड को ऐड कर दें। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं अपना प्रोग्राम, यहाँ पे लिखते हैं उस्मान, एंटर करते हैं। तो अब आप देखिए कि लास्ट में हमने लिखा था ये उस्मान आ गया। सॉरी, ये प्रोग्राम मैंने कंपाइल नहीं किया, नहीं तो उसको ओवरराइट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी भी उसने वही काम किया जो पहले हो रहा था, यानी कि ओवरराइट कर दिया था। अब दोबारा लिखते हैं, अब लिखते हैं इधर हसन, और यहाँ पे देखते हैं, आप देखें उस्मान पहले लिखा हुआ था, अब उसके बाद हसन लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ज़ुबैर। तो अब आप देखें कि ये तीसरा नाम आपको आएगा। तो अदील, आपका जो शुरू में क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो एड्रेस हो रहा है कि अब जो हम डाटा पहले देते थे और जब प्रोग्राम हमारा बंद हो जाता था वो डाटा भी वॉलेटाइल था, वो डाटा भी चला जाता था, क्योंकि वो रैम के अंदर स्टोर था। प्रोग्राम के टर्मिनेट होते ही रैम जिस प्रोग्राम की मेमोरी होती है उसको खाली कर देता है। लेकिन अब जो रिकॉर्ड है वो हमारा फाइल में परमानेंटली स्टोर है। इवन कि हम कंप्यूटर भी रिस्टार्ट कर देंगे, दोबारा आएंगे, तो ये तीनों रिकॉर्ड्स हमें इसी तरह स्टोर हुए मिलेंगे। अच्छा, तो ये प्रोग्राम तो हमारा हो गया जो यूज़र को नाम इनपुट ले रहा है और वो स्टोर कर रहा है। अब इसी प्रोग्राम को अगर आप वाइल के लूप में चला देंगे और आप कहेंगे 1 प्रेस करो तो ये वाला कोड चले, तो वो नाम एंटर करता जाएगा और उसके बाद वो नाम को एंटर करता जाएगा, और उसके बाद आप जब तक आप जितनी दफ़ा करेंगे उतने वो नाम इसमें ऐड होते जाएंगे। अच्छा, ये अब आपने एक काम करना है कि ये वाला एक मेन्यू बनाएं साइन इन का। अभी इसमें पासवर्ड वगैरह ना रखें, सिर्फ उसके अंदर नाम ही एंटर करें। जिन बच्चों से भी कंप्लीट नहीं हुआ वो ऐसे करें कि वो सिर्फ इसके अंदर नाम को इनपुट करवाते जाएं और नाम सेव होते जाएंगे। अच्छा, एक दूसरा प्रोग्राम जो है वो हम क्विकली लिखते हैं कि हम कहते हैं ये वाला प्रोग्राम, तो मैं इसकी सारी लाइंस ऐसे करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये वाला हम इसका नाम रख लेते हैं फंक्शन का void साइन इन का, सॉरी साइन अप का, कि ये नए यूजर आ रहे हैं तो वो ये फाइल ओपन करेगा, यूजर पूछेगा, जो नाम यूजर एंटर करेगा फाइल में सेव करेगा और उसे क्लोज कर देगा। अच्छा, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यहीं पे, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो वो नया यूजर इस फाइल में एंटर होगा। अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जो फाइल में से तमाम नाम पढ़कर प्रिंट कर दे। अब वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रीम ओपन करनी पड़ेगी उसी फाइल के साथ जिस फाइल से हम डाटा को रीड करना चाहते हैं, लेकिन किस मोड के अंदर, पढ़ने वाले मोड के अंदर। और पढ़ने वाला मोड का क्या कहलाता है, इनपुट स्ट्रीम। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा फाइल स्ट्रीम फाइल का, यहाँ पे आप फाइल डॉट ओपन डाटा डॉट txt, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे iOS नेम स्पेस। अब हम क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, और रीड करने के लिए मुझे इन लिखना पड़ेगा। इन का मतलब है ये इनपुट स्ट्रीम है, तो अब ये फाइल इनपुट करने लग जाएगी। अब मैं फाइल को पढ़ना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है गेट लाइन का। गेट लाइन का फंक्शन क्या करता है कि ये फाइल जो मैं बताता हूँ कि इस फाइल की इस वेरिएबल से पढ़ो, यानी कि इस फाइल में से पढ़ो, और इस फाइल में से पहली लाइन पढ़ने के बाद इस वेरिएबल में रखवा दो। अब ये वेरिएबल का नाम है, इस वेरिएबल का नाम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का था, तो इधर मुझे स्ट्रिंग रिकॉर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि गेट लाइन के फंक्शन को कह रहा हूँ कि ये वाली फाइल में जो फाइल मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी उसमें से पहली लाइन पढ़कर इस रिकॉर्ड में रखवा दो, तो वो ये काम कर देगा। और ये फंक्शन आप किसने बनाया हुआ है, ये फंक्शन C++ वालों ने बनाया हुआ है, और ये हमें हेल्प आउट करता है कि फाइल में से कोई रिकॉर्ड
पढ़ने के लिए, और यहाँ पे फिर हम सी आउट कर सकते हैं रिकॉर्ड को देखने के लिए कौन सा रिकॉर्ड है वो हम इसको लिखें तो ये यहाँ पे ये हमें लिखा हुआ आ जाएगा सी आउट जो है जो भी रिकॉर्ड होगा। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं उसको एड्रेस करता हूँ यहाँ तक की बात को। अच्छा, इस फाइल का नाम हमने अब राइट ही रखा हुआ है, लेकिन ये रीड भी कर रही है, तो ये थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है, तो इसके साथ ज़िंदा रह लें थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये फाइल कंपाइल हुई, अब हम इधर करते हैं राइट डॉट एग्जीक्यूट को कॉल करते हैं। राइट कॉल हो रहा है, पहली लाइन चलेगी, फाइल ओपन होगी, वही डाटा डॉट टीएक्सटी को इनपुट मोड में ओपन करेगा, यानी कि रीड में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। हम कहेंगे गेट लाइन, फाइल का वेरिएबल पास करेंगे, रिकॉर्ड जो है वो इसमें आ जाएगा रीड होके, और उसके बाद सी आउट जो है वो रिकॉर्ड हमें नजर आ जाएगा। तो अब आप देखें जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो जो पहला नाम था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये फाइल से हम डाटा रीड कर सकते हैं। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजें और बताता हूँ, फिर क्लास खत्म करते हैं। सर ये काइंडली बता दें, ये C++ का जो आपने बताया था वो गेट लाइन है जो कि खुद ही वो करता है? हाँ, ये बच्चे ये वाला जो गेट लाइन का फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या करता है, ये C++ वालों ने बना के दिया हुआ हमें, हम उनका फंक्शन बना हुआ यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, वो जो फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया जो वेरिएबल, उस वेरिएबल में से फाइल को पढ़ता है, उसमें से पढ़ता है, उस फाइल को पढ़ता है, और उसमें से पहली लाइन को पढ़ने के बाद इस वेरिएबल में के अंदर ये पुट कर देता है। तो अभी इसने यही किया है कि हमने इसका जो पाथ था वो डाटा डॉट टीएक्सटी दिया, उसके अंदर पहले हम नाम राइट करवा रहे थे, अब उसी में से हम नाम पढ़ रहे हैं। तो ये हमने ओपन की स्ट्रीम, इसने जो स्ट्रीम ओपन की उसके बाद हमने गेट लाइन किया, फाइल को पढ़ा, रिकॉर्ड्स, पहला रिकॉर्ड जो उठ के आया उस्मान के नाम का, वो इस रिकॉर्ड के वेरिएबल में आ गया, और फिर हमने उसको सी आउट करके देखा। अगर लेट से ये देखें ज़रा, मैं इसी गेट लाइन को 2 दफ़ा चला देता हूँ, अब क्या होगा, पहली दफ़ा पहला रिकॉर्ड उठ के रिकॉर्ड में आएगा, फिर उसके बाद गेट लाइन चलेगा, फाइल में से दूसरा पहली लाइन के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा उसका पॉइंटर, और गेट लाइन चलेगा दोबारा, अब वो दूसरा रिकॉर्ड मुझे उठा के रिटर्न करेगा, दूसरा रिकॉर्ड आएगा, उसके बाद फिर मुझे अब जो सी आउट होगा वो यहाँ पे जो भी दूसरा रिकॉर्ड हुआ जो हसन है वो मुझे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। तो अब आप देखें, इसे कंपाइल करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब मुझे हसन लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं हसन दोनों आए, उस्मान भी लिखा हुआ है, हसन भी लिखा हुआ है, तो आप उसके बाद यहाँ पे भी इसके बाद भी प्रिंट कर दें, इसके बाद भी प्रिंट कर दें, इन दोनों के बाद एंडल लिख दें यहाँ पे। और अब जो है आप जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, पहले वो पहली लाइन पढ़ेगा जिसमें उस्मान लिखा हुआ है, उसके बाद उस उस्मान को वो प्रिंट करेगा, उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ेगा जिसमें हसन लिखा हुआ है और हसन को प्रिंट कर देगा। तो ये गेट लाइन आप जितनी दफा कॉल करेंगे हर दफा वो एक लाइन पढ़ेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन को के लिए चला जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो वो आप अपनी नेक्स्ट लाइन को कॉल करेगा, नेक्स्ट लाइन को पढ़ेगा, फिर उसके बाद आप जब आप इसके बाद आप कॉल करेंगे थर्ड टाइम गेट लाइन को तो वो जुबैर पढ़ेगा, और फोर्थ टाइम कॉल करेंगे फिर वो कुछ नहीं पढ़ेगा। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं, ये गेट लाइन का फंक्शन क्या काम करता है, पहली लाइन पढ़ता है और जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन पे ले आता है, फिर अगली लाइन पढ़ता है, फिर पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ले आता है, और जब तीसरी लाइन पढ़ेगा तो फिर वो एंड ऑफ फाइल पहुंच जाएगा, यानी कि लास्ट पे पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। जी बच्चे सर, लेकिन ये तो सीक्वेंशियल मेथड हो गया ना, अगर हमने रैंडमली एक्सेस करनी हो कोई लाइन तो वो कैसे करेंगे हम? सही बच्चे, अभी हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंशियल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंशियल मेथड ही पढ़ रहे हैं। रैंडम फाइल एक्सेस का एक डिफरेंट मेथड है, वो अभी इस जो कोर्स के स्कोप पे नहीं है, वो हम पढ़ेंगे जब हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस वक्त हम पढ़ेंगे कि रैंडम फाइल किस तरह एक्सेस की जाती है और उनका क्या फ़ायदा होता है। अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो सीक्वेंशियली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है अभी जो हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने लाइन नंबर 10 पे कोई रिकॉर्ड है वो पिक करना चाहते हैं तो आपको पहले 9 लाइंस पढ़नी पड़ेंगी और फिर 10th लाइन पे जाना पड़ेगा। तो ये वाली फाइल एक्सेस जो है वो सीक्वेंशियल है। रैंडम होता है कि आप डायरेक्ट अगर आप चाहें तो 30वें नंबर वाला रिकॉर्ड पढ़ लें, आप चाहें तो 15वें नंबर वाला रिकॉर्ड पढ़ लें, इस तरह आप जंप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वो जंप करना नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ फाइल के अंदर सीक्वेंशियल मेथड के साथ भी कर सकते हैं। फाइल 3 तरह की होती हैं, एक सीक्वेंशियल होती है, रैंडम होती है और एक बाइनरी फाइल्स होती हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
सर ये बता दें कि जो आपने जी जी वॉइड साइन अप का जो आपने ये फंक्शन ये बनाई है, ये वही पुराने वाले काम ही हो गए ना, जो हम लोग कैसे करते थे पहले, डेफिनेशन होती थी फिर उसको ऊपर वो हम लोग करते थे सर। हाँ हाँ सही है, शाबाश, वेरी गुड। अगर मैं इसको कोड को कंपाइल करूंगा ना तो ये क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया इसलिए मुझे एरर नहीं आया, लेकिन मैं इधर साइन अप करूंगा तो वो मुझे एरर आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये पहले वाले काम है, हमने क्या किया, पहले जो कोड लिखा हुआ था, क्योंकि अभी हम इसको नहीं चलाना चाह रहे तो इसको हमने अलग से फंक्शन में बना दिया। अगर हमने कॉल करना है तो इधर फंक्शन का नाम लिखेंगे तो कॉल कर लेंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, ये वही काम है। अच्छा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंपाइल सर करने। जी जी सर हाँ तो जी इसमें कॉल करने वाला जो हम कर रहे हैं कोड, उसमें तो हम फिर मतलब वो सिक्वेंशियल के अलावा हम दूसरा लूप वगैरह लगा के भी तो वो फाइंड कर सकते हैं अपना वर्ड जो करना है। हाँ टॉपिक। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब अगला काम तो यही आएगा ना कि हमने कोई नाम फाइंड करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगा के करना पड़ेगा कि एक एक लाइन को पढ़ो, जिस लाइन पे हमारे वाला रिकॉर्ड हो वो हम बता दें। लेट्स से हम करते हैं इस काम को। अच्छा किया आपने ये रेस किया। अगर मैं चाहता हूँ मैं एक कोड लिखूं जो सारी फाइल को पढ़ ले, जितने नाम हो सारे प्रिंट कर दें, तो मैं एक एक लाइन को लिखने की बजाय यही काम मैं कंप्यूटर से करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ फाइल और यही वाला गेट लाइन का फंक्शन मैं वाइल में रख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन तब तक चलता जाए जब तक इसको कोई रिकॉर्ड मिलता है। तो गेट लाइन वाइल का मतलब है, ये गेट लाइन का इसके अंदर रखने का मतलब है तब तक आपने चलना है वाइल को, मैं ये कह रहा हूँ, जब तक आपको इस फाइल में से रिकॉर्ड मिलता जाता है। फर्स्ट टाइम वाइल चलेगा तो पहली लाइन उठा के रिकॉर्ड में रख देगा ये गेट लाइन। सेकंड टाइम वाइल चलेगा दूसरी लाइन उठा के रख देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ वाइल फर्स्ट टाइम चले तो उसी के साथ सी आउट यहाँ पे कर दें रिकॉर्ड को, और यहाँ पे मैं लिख दूं एंडल। तो अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड पड़ेगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे वो शो कर देगा और वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा। उसके बाद दोबारा वाइल आएगा, गेट लाइन पड़ेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड को, उसके बाद ये इस रिकॉर्ड के वेरिएबल में नेक्स्ट नाम रख देगा, हम उसको सी आउट करेंगे। तो इसी तरह मुझे स्क्रीन के ऊपर सारे नाम लिखे हुए नजर आ जाएंगे जितने भी फाइल के अंदर होंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को, सर जी जी एक मिनट, सर हाँ अगर ये हमने कोई देखें, हाँ हाँ बात पूछें पूछें पूछें। सर अगर हमने कोई सर स्पेसिफिक नाम हमने शो करवाना हो सर तब क्या करेंगे? गुड शाबाश, इतनी बात की समझ लगी ना कि अब अगर हमने यस सर, ये सारे नाम समझ आ शो करने हो तो फिर क्या गई। यस करेंगे। अब कोई स्पेसिफिक नाम लिखना हो, मतलब मैं चाहता हूँ सिर्फ हसन को शो करे, तो फिर मुझे क्या सर करना पड़ेगा, हम या जी लगा कोई, देंगे। शाबाश, तो फिर हम क्या लगा सकते हैं। देखो एक दफा हमने ट्राइवर्सल कर ली ना, हमने हर रिकॉर्ड को पढ़ यस रहे हैं। अगर हम कोई यस कहते हैं कोई स्पेसिफिक प्रिंट करें तो यहाँ पे शाबाश, वेरी गुड, अब इफ तुम लगा लोगों के देंगे ना सर। दिमाग चलने लगे हैं। तो रिकॉर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे इफ कि मैं हसन का रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहता। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अक्सर मैं बहुत गलती करता हूँ कि यहाँ पे ना मैं डेटा में हसन एच से लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एच स्मॉल में लिख देता हूँ, या इधर स्मॉल में तो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। तो वो एक्चुअल ये चीज बस आप कर लें कि स्पेल जो स्पेलिंग इधर है वो एग्जैक्टली यही है, अगर कोई कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए। अब मुझे सिर्फ उस वक्त ये प्रिंट होगा जब जो है वो ये वाला रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, आप इसको, तो अब हसन प्रिंट हो, सिर्फ हसन प्रिंट। और अगर इसी तरह आप कहते हैं कि हसन हो तो फिर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है यू आर वेलकम, ठीक है। कोई और नाम हो लिखा हुआ है गुड बाय, ठीक है। तो अब आप ये काम कर सकते हैं, आप वैलिड यूजर कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड वाली बात करेंगे तो यहाँ पे एंड लगा दें, फाइल के अंदर पासवर्ड हो। तो ये अब इसके बाद सारा काम वही है जो लॉजिक वाला काम है, जो इफ है, वाइल है, फॉर है, वो आप इसके अंदर जो मर्जी यूज करें। आप इफ की स्टेटमेंट करें, आप अरे से डाटा उठा के फाइल में राइट करा दें, फाइल से डाटा पढ़ के अरे में रखवा दें, ठीक है। तो बाकी सारा काम लॉजिक का है, बस फाइल का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा फाइल का और कोई चीज नहीं है जो फाइल से रिलेटेड बताने वाली हो। अब जितने सर काम है ना वो प्रोजेक्ट्स के, वो सारे उससे रिलेटेड हैं आपकी लॉजिक से। हाँ जी सर ये पूछें। जो वाइल वाइल लूप आपने लगाया था, इसका ये मतलब है कि गेट लाइन लाइन वो वाली पढ़ो फाइल के अंदर से जहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है, और तब तक शो करता रहे जब तक रिकॉर्ड खत्म नहीं होता। हाँ अब थोड़ा सा इसमें ना, इसकी मैं वर्डिंग, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी सी टेक्निकल वर्डिंग मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। देखें गेट लाइन का फंक्शन फर्स्ट टाइम जब चलता है ना तो वो हमेशा पहली लाइन पढ़ता है, ठीक है, फाइल में से। जब गेट लाइन का फंक्शन सेकंड टाइम चलता है तो वो सेकंड लाइन पढ़ेगा, थर्ड लाइन टाइम चलेगा और थर्ड लाइन को पढ़ेगा।
फोर्थ टाइम चलेगा तो यहाँ पे अगर कोई लाइन नहीं होगी तो वो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है, यानी कि वो कहता है कि मेरे पास कोई लाइन नहीं मुझे मिली, और वाइल का लूप वहाँ पे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन अदर टर्म वर्ड्स, जिस तरह आपने इसे एक्सप्लेन किया वैसे मैं कहूँ कि इसका मतलब ये है कि हम वाइल को बता रहे हैं, वाइल आपने उस वक्त तक चलना है जब तक गेट लाइन आपको कोई ना कोई डाटा रिटर्न करता जाता है, ठीक है। तो मतलब ये कि गेट लाइन फर्स्ट टाइम चलेगा तो आपको पहली लाइन रिटर्न कर देगा, ठीक है, आपने फिर एग्जीक्यूट होना है, वाइल एग्जीक्यूट होगा, दोबारा ऊपर आएगा, फिर वो गेट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, गेट लाइन चलेगा, कुछ रिटर्न अगेन करेगा। अब गेट लाइन कहाँ से रिटर्न करेगा? सेकंड लाइन से। तो वाइल कहेगा अच्छा इसने मुझे कुछ रिटर्न किया, मैंने चलना है, तो फिर चलेगा और सेकंड लाइन के ऊपर काम कर देगा। गेट लाइन दोबारा वाइल आएगा, कहेगा गेट लाइन को चलो, वो चलेगा, वो फिर डाटा रिटर्न कर देगा, दिस टाइम थर्ड रिकॉर्ड आएगा, ये फिर उसके फिर लूप चलेगा, फिर फोर्थ टाइम आएगा, वो कहेगा गेट लाइन चलो, वो गेट लाइन चलेगा और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो वाइल कहेगा अच्छा मैंने भी नहीं अब काम करना कोई भी, तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हम वाइल को बता रहे हैं कि आपने तब तक चलना है जब तक गेट लाइन आपको कोई ना कोई रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। तो इन अदर वर्ड अगर इंट्यूटिवली हम देखना चाहें तो इसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आई होप के काफ़ी क्लियर हुए होंगे, कुछ जो आपको चीज़ें समझ नहीं आई थी वो हैं समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछें, कोई भी बेसिक क्वेश्चन हो, बिल्कुल ही ऐसा हो जो आप समझते हो कि ये पूछने से अजीब ही क्वेश्चन है, तो वो भी पूछें। सर मैंने ना पहले एक प्रोग्राम को रन किया, उसकी फाइल बन गई जब मैंने खाली साइन अप का बनाया, ठीक और है। उसके बाद मैंने वो कंप्लीट कर लिया। दूसरे प्रोग्राम के लिए जब मैंने चलाया ना तो उसकी फाइल नहीं थी बन रही, वो डाटा में एंटर करता था लेकिन वो राइट नहीं था हो रहा फाइल में। अच्छा, असल उसके ना दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये होती है कि सम टाइम फाइल अगर ना बने तो वो फाइल हमने ना ओपन करके, जिस तरह नोटपैड में रखी हुई है ना मैंने, तो वैसे ओपन होती है। तो जब फाइल ओपन हो तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि वो वाली फाइल ना बने। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो वाली जो आप फाइल क्रिएट करें वो पाथ चेक कर लो, जिस तरह शुरू में मैंने बताया, वो आपने उस फोल्डर से ही कंपाइल करना है जिस फोल्डर में आपने अपनी सीपीपी की फाइल रखी है। बात का ये होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम जैसे ना डी में बैठते हैं, अक्सर तुम फाइलें भी ना सारी डी में रखते हो, तो वो तो आप ऐसा हो कि आप ना MGW में बैठे हो और वहां पे फाइल प्रोग्राम आपने लिखा हो डी में, जी सर, और आपने यहाँ से कंपाइल कर रहे हो तो फाइल यहाँ पे बनेगी इस फोल्डर में, और आप समझ रहे हो कि फाइल बनेगी डी में। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जिस जगह पे आप बैठ के प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, फाइल उधर ही बनेगी। मतलब मैं ये जी में बिन में जाके बैठ के कंपाइल करूंगा तो फाइल वहां पे बनेगी। अगर मैं जिस फोल्डर में बैठ के प्रोग्राम चला रहा हूँ फाइल वहां पे बनेगी, तो बेहतर है कि आप पहले पास सेट कर लें और उस फोल्डर में जाके बनाएं जिस फोल्डर में आपकी सीपीपी है, ताकि आपको उसी वक्त नजर आ जाए सीपीपी के साथ ही। तो ये दो मिस्टेक्स हो सकती हैं, ये देखो। फिर भी अगर मसला हो तो लेट मी नो, फिर हम ऑनलाइन आके फिर देख सकते हैं कि आपका क्या इशू चल रहा है, ठीक है सर? जी सर ये अभी आपने रिकॉर्ड को प्रिंट कराने के लिए सर ये सी आउट यूज किया, लेकिन जब सर आपने पहले हेलो प्रिंट कराना था तब तो आपने सी आउट यूज नहीं किया था। हाँ शाबाश काशिर, असल में ना इसमें अब मैं जो सी आउट करना चाह रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, कंसोल के ऊपर। तो मैंने फाइल में से पढ़कर कहाँ से यूज की, कहाँ पे प्रिंट कराया, कंसोल के ऊपर। अगर कंसोल का मतलब ये कमांड लाइन के ऊपर, ये कमांड लाइन है, इसे हम कंसोल भी कहते हैं, तो कमांड लाइन के ऊपर प्रिंट करवाया तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नजर आया हसन। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये फाइल के अंदर प्रिंट हो तो फिर मुझे सी आउट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम क्या चाह रहे थे, पहले वाले हिस्से में हम डाटा फाइल के अंदर राइट करवा रहे थे। तो वहां पे मैंने यहाँ पे लिखा था एफ स्ट्रीम हेलो वर्ल्ड, तो वो फाइल के अंदर लिखा गया था। तो ये डिपेंड करता है मैं डाटे को शो कहाँ करवाना चाहता हूँ। फाइल में राइट करवाना चाहता हूँ तो सी आउट लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कमांड लाइन के ऊपर लिखा हुआ नजर आए, मैं तो फाइल के अंदर सेव करवाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं फाइल से पढ़कर डाटे को कमांड लाइन पे शो करना चाहता हूँ तो कमांड लाइन पे शो करने के लिए मुझे सीओटी यूज करना पड़ेगा, उसका कोई और तरीकाकार नहीं है, ठीक है। तो वो ये है कि मेरी फाइनल जो है वो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मैं किस जगह पे डाटा शो करवाना चाहता हूँ या राइट करवाना चाहता हूँ, ठीक है सर और ये जो आपने दो फंक्शंस यूज किए हैं तो दोनों के अंदर सर आपने वेरिएबल सेम फाइल ही यूज किया, तो दोनों सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं हम? देखो जरूरी नहीं है कि आप सेम नेम
जो है वेरिएबल्स का रखो। देखो इधर एफ स्ट्रीम है ना, तो मैंने इधर फाइल रखा है। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये सिर्फ फाइल एक्सेसिबल है विद इन दिस ब्लॉक। ये जो हमने कहा था जिसे लोकल स्कोप कहते हैं, कि ये जो वेरिएबल्स का नाम है ये एक ही ब्लॉक के अंदर रहते हैं जिंदा, उसके बाद इस ब्लॉक के बाहर ये वेरिएबल के नाम खत्म हो जाते हैं। तो अब दूसरी जगह पे यहाँ पे मैंने सेम रख लिया। अब आपका दिल कर रहा हो कि आप इधर इसका नाम रखो F1, इधर रखो F2, तो आप रख लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल कर रहा है यहाँ पे F राइट रख लो, उधर F रीड रख लो, तो इट्स ओके। एज फार एज दोनों डिफरेंट ब्लॉक्स में हैं तो फिर बात ठीक है। लेकिन अगर इसी ब्लॉक के अंदर आके मैं दोबारा F स्ट्रीम फाइल करूंगा तो वो मुझे सिस्टम करने ही नहीं देगा, वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो ये इट्स अप टू यू। लेकिन वो इसलिए मैंने रखे हैं क्योंकि एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है, आप जिस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो वैसे ही हर जगह पे डिक्लेयर करें। आप उसको ना अब अगली दफा मैं ऊपर डिक्लेयर करूंगा तो मुझे जरूरत नहीं है इसका नाम चेंज रखने की, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ब्लॉक हैं। अगर मुझे जरूरत होती ना, फिर मैं सोचता अच्छा नाम इसका कुछ और रख लूँ, इसका कुछ और रख लूँ, क्योंकि वो क्लैश ना आए। लेकिन यहाँ पे मसला ये नहीं है। तो जब मसला ये नहीं है तो मैं बिलावजह अलग अलग नाम क्यों रखूँ, क्योंकि वो मुझे हाथ पे सेट हो जाते हैं नाम। अब मुझे मेरा अगर वैसे भी आप कोड देखोगे कहीं पे लिखा हुआ, उसमें यही नाम होगा, फाइल ही होगा, तो मेरे हाथों पे सेट हुआ हुआ है कि मैं वो टाइप ही फाइल करूंगा, मैं इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं करूंगा। मैंने जब भी रिकॉर्ड पढ़ना हो तो मैं रिकॉर्ड ही रखता हूँ, तो हमेशा मैंने उसको रिकॉर्ड ही टाइप होगा मेरे से, तो ये आपके ना ऐसा स्टाइल बन जाएगा। तो वो वैसे उसमें टेक्निकल कोई मसला नहीं है कि आप इधर सेम नाम रखें या ना रखें। हाँ, डिफरेंट नाम उस वक्त होने चाहिए जब वो सेम ब्लॉक के अंदर हो, तो फिर दो वेरिएबल के नाम सेम नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? एक्सक्यूज मी सर, सर वो ये लेक्चर जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा? कौन सा जी? सर ये वाला सर जो आप हाँ, रिकॉर्ड। ये लेक्चर कोशिश पूरी करता हूँ कि अभी कोई 1-1.5 घंटे में ना अपलोड हो सही, जाए, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा मिनिमम चाहिए अगर हम ठीक है थोड़ी सी भी सुस्ती ना करें तो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे। सर जब हमने फाइल के अंदर कोई चीज़ राइट करनी होती है तो /n यूज़ करते हैं, और जब कंसोल पे हमने प्रिंट करवाना हो तो तब एंडल यूज़ करना है। ये दोनों करना लाजमी है? थोड़ा सा मैं इसको बस आपकी वर्डिंग को चेंज कर देता हूँ। देखें, जब आपने कंसोल के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कोई रिकॉर्ड प्रिंट करना हो और आप चाहते हैं उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अगला रिकॉर्ड या अगली इंफॉर्मेशन, अगला डाटा वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट हो, तो फिर आप एंड एल लिखते हैं। एंड एल लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे, उसके बगैर भी रिकॉर्ड नाम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद दोबारा जब नाम प्रिंट होगा तो फिर वो उसके साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। तो उससे बचने के लिए हम कहते हैं कि एंड एल का मतलब लाइन एंड, एंड एल का मतलब ही जो है ना वो लाइन एंड। ठीक है, यानी कि लाइन एंड कर दो। अच्छा, अगर लाइन एंड हमने फाइल के अंदर करनी हो तो फिर हम वही काम /n से अचीव करते हैं। यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, आप नहीं करेंगे फिर भी वो फाइल में राइट कर देगा। लेकिन क्या होगा, जब आप दूसरा यूजर नेम राइट करेंगे तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ नजर आ जाएगा फाइल के अंदर। तो उसको हम अवॉइड कराने के लिए यहाँ पे /n यूज करते हैं, ताकि ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ नजर आए। ठीक है, अच्छा बच्चों, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर जी जी सर, ये आपने कहा गेट लाइन का जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, तो अगर बीच में हमारी कोई स्पेस आ गई है तो वो उसके नीचे कोई नाम है या लाइन है तो फिर वो उसको नहीं प्रिंट करवाएगा? देखिए, वो उस स्पेस को प्रिंट करा देगा। मतलब आप गेट लाइन के अंदर आपने लिखा हुआ और यहाँ पे किसी वजह से आपने की स्पेस आ गई, जिस तरह लेट से हसन है और यहाँ पे स्पेस आ गई, यहाँ पे ये स्पेसेस आ गई, तो वो 2 स्पेसेस प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद वाला जो नेम है वो भी प्रिंट हो जाएगा? हाँ, उसके बाद वाला प्रिंट होगा। इसको एक दफा सर ये मैंने करके देखा था, ये हो जाता है प्रिंट। ठीक है, ये हमने इफ स्टेटमेंट्स को हटा दिया क्योंकि वो है। तो अब आप देखें कि इसे कंपाइल करें। अब मैं इस फोल्डर में नहीं हूँ, तो फरूख कह रहे हैं कि इन्होंने करके देखा था, ये हो जाता है, तो ये हो जाएगा। मेरा भी ये हाल है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन आप पूछें, मीनवाइल मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। फाइल सेव नहीं की मैंने, शायद फाइल सेव करें।
और दोबारा से एग्जीक्यूट करें। देखें अब स्मॉल प्रिंट हुआ, अगली लाइन में स्पेस थी, स्पेस प्रिंट हो गई, फिर हसन प्रिंट स्पेस फिर सुबह, तो ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, अब आप लोग एक काम कीजिए, ये पहले तो इतना कोशिश करें ये सब खुद से करें जितना अभी तक हमने काम किया, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हों। देखें कोई भी प्रोग्राम आप लिखें तो एक जहन में उसको लिखने से पहले अपने जहन में या सामने कोई कागज पेन से लिखें, उस पर लिखें कि आप करना क्या चाहते हैं। समटाइम ना हम प्रोग्राम करते रहते हैं, हमारे जहन में नहीं होता, कभी हम कुछ करते हैं कभी हम कुछ करते हैं, हमें पता नहीं चलता हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप लिखें कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने फाइल में से नाम प्रिंट करना है, एक नाम उठा के, या आपने 5वां नाम प्रिंट करना है, या ऐसा नाम प्रिंट करना है जो एच से शुरू होता हो, या ऐसा नाम प्रिंट करना है जिसका सेकंड लेटर ए हो। तो आप इस तरह का छोटा सा कोई प्रोग्राम अपने जहन में सोचें, फाइल के अंदर नाम लिख लें, चाहे मैनुअली लिखें, अभी राइट ना करवाएं, और उसको रीड करें। इसी तरह आप कहें कि मैंने अब फाइल के अंदर ना नाम राइट करवाने हैं, मैंने यूजर से पूछना है नाम और वो राइट कराना है। तो ये दो काम अपने जहन में ऑब्जेक्टिव बनाकर फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, और ऑब्जेक्टिव सबसे पहले छोटा सा बनाएं। उस ऑब्जेक्टिव को ऐसा ना करें मैंने साइन इन की एप्लीकेशन बनानी है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, इसको छोड़ दें। आप बस ये कहें कि अच्छा मैंने सबसे पहले ये करता हूँ कि यूजर से नाम पूछता हूँ और उसको ना फाइल में राइट करवाता हूँ। फिर ये करें कि मैं यूजर से नाम पूछता हूँ, चेक करता हूँ वो वाला नाम फाइल में है कि नहीं है। जब आप सिर्फ नाम के साथ साइन इन और साइन अप बना लें, फिर आप अच्छा सोचें फिर मैंने इसी प्रोग्राम को चेंज करना है, अब मैं पासवर्ड के साथ कैसे करूँ। फिर आप पासवर्ड से कोशिश करें। फिर पासवर्ड से ना हो तो वो जो ऑनलाइन मैंने कल या आज की वीडियो थी साइन इन साइन अप की, उसको देखें। फिर आपको अब की डिस्कशन के बाद आई होप कि वो काफ़ी क्लियर होगी, उसको करें। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो लेट मी नो, आप में से कोई एक आधा बच्चा जो है वो डिस्कस करके सबसे बता दे, तो फिर हम अगेन एक और लेक्चर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने अब करने की कोशिश करनी है, खुद से करना है बिल्कुल। जो है आप वीडियोस देखें, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को और लेकर ना करें। अगेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ग्रेड्स आ जाएं, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो है वो प्रोग्रामिंग आ जाए। ठीक है बच्चों, फिर अभी मीटिंग ऑफ करने, अगर कोई क्वेश्चन नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। सर डेडलाइन बता दें सर की कि आज क्या क्या सबमिट कराना है और संडे तक क्या क्या है। देखो अभी तक 4 टोटल प्रोग्राम्स थे, और जो 2 या 3 प्रोग्राम्स थे, 2 प्रोग्राम्स थे जो मैंने क्लास के अंदर बताए थे जब ट्यूसडे को ही थी। तो ये सब प्रोग्राम्स की ना डेडलाइन हम संडे की नाइट की कर देते हैं। ठीक है, तो आज की सारी डेडलाइन एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन आप जितने काम आज हो सकते हैं ख़त्म करें। ये ना अब ये ना हो कि डेडलाइन एक्सटेंड हुई तो सो जाओ या कोई मूवी डाउनलोड करके वो देखना शुरू कर दो। तो वो जो है ना वो ऐसे नहीं करना बिल्कुल। वो अभी जितने काम कर सकते हैं वो कर लें, ताकि ना एकदम लोड ना पड़ जाए। और अभी आप करेंगे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन होंगे, कल फिर हम एक सेशन रख सकते हैं, कल नहीं होता फिर प्रॉब्लम आती है, परसों फिर हम एक सेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सब ने एफर्ट करनी है, आपकी भी मेरी सबकी कलेक्टिव एफर्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह अभी क्लास ऑफ करते हैं, डेडलाइन सारी एक्सटेंड कर देते हैं, तमाम संडे नाइट की कर देते हैं। आप उसको बस कोशिश करें आप खुद सारा काम करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। यूएमएस भी करवाना है बच्चे, वो यूएमएस भी करवाना है ना, वो भी संडे को ही करवाएंगे ना। ठीक है सर। ठीक है, चलें ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। माद ऑफलाइन हो गए सारे। बोलने दिया कर यार उसको। यार चलो अपनी क्लास लगाए आ जाओ। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। किधर गया फरूक, किधर गया? निकल गुम गया। हो गया।